माता वैष्णो देवी के भवन जाने वाले रास्ते पर घोड़े और पिट्ठू वालों की तरफ से एक बार फिर वहां पर हड़ताल की कॉल जो है वो दी गई थी और एक दिन की हड़ताल भी वहां पर की गई थी। इस पर बातचीत करने के लिए कटरा के माता वैष्णो देवी विधानसभा से बलदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव जी, ये मुद्दा बहुत पुराना है और एक बार फिर इसकी मांग जो है वो उठनी शुरू हुई थी और एक हड़ताल भी जो है वो एक दिन की रखी गई थी। अभी क्या कुछ सूरत हालात है और किस तरीके से आप इस पूरे मुद्दे को विधानसभा में उठाने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मुद्दा जो है असल में मैं आपको अगर इसकी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो पता चलेगा। ये क्रूल्टी के ऊपर ये एक गोरी मुल्कानी करके एक एनजीओ थी। 18 में उसने ये एक क्रूल्टी के ऊपर ही एक एनजीटी में मुकदमा किया था कि इनको आप फेस आउट करिए। उस वक्त ग्राइंडर की एक बीमारी भी वहाँ पे आई थी जिससे कि बड़े हालात वहाँ पे ख़राब हुए थे। और वो सारी चीज़ के पीछे की अगर मैं पृष्ठभूमि को आपको लेके चलूँ तो एनजीटी ने कह दिया था माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को और सरकार को कि आप इसको 2 महीने के अंदर अंदर ही इनको सब लोगों को फेस आउट करिए। और फेस आउट करने का मतलब ये है उस वक्त 4600 लोग जो वो काम वहाँ पर करते थे घोड़े वाले। 6600 घोड़े वाले का मतलब 6600 लोग जो थे वो उनके मालिक भी थे। उनको फेस आउट करने की जब बात आई तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, हम कर नहीं सकते। और नहीं करने के अंदाजा ये हुआ कि वहाँ पे एनजीटी ने एक मुकदमा जो था वो लगा दिया और मुकदमे में उन्होंने एक फ़ाइन लगा दिया 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ। स्टेट गवर्नमेंट को जब लगा दिया तो स्टेट गवर्नमेंट और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जो वहाँ की एसोसिएशन घोड़ा पिट्ठू वालों की उस वक्त की थी वो सारे के सारे लोग वहाँ पे क्या हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की कमेटी बना दी कि जो इसको मतलब करने के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए एक फार्मूला पेश करेगी। और जो फार्मूला पेश हुआ उसमें ये कहा गया कि 10 साल में सरकार जो है इनको फेस आउट करेगी और फेस मैनर में करेगी जिसमें 175 लोगों को ही फेस आउट किया जाएगा ताकि इनकी जीविका भी चलती रहे। और वो जो आंकड़ा था 175 का मतलब ये है कि 4600 लोगों में से 175 को करना है और 175 का मतलब ये है कि जो रिटायरमेंट के बच पे होंगे उनको करना है। मगर उसी के साथ जो सिफारिश की वो सिफारिश ये थी कि इनको साथ में रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेट करने के लिए वो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास जो बात आई तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी जो बनी उसमें उस वक्त यहाँ पे गवर्नर रूल था। वो कमेटी के मेंबर्स ने जो कमेटी बनी उन्होंने सरकार को एक सिफारिश की। उस सिफारिश में ये कहा कि एक तो माता वैष्णो देवी बोर्ड जो है वो 3 साल में वहाँ पे एक रोपवे लगाएगा साइकिल ऑल्टरनेटिव कि जो घोड़े पे नहीं जा सकेंगे अगर घोड़े बंद हो जाएंगे उसके लिए वो लगाएगा। जो सामान वैष्णो देवी के लिए ले जाना है दुकानों के लिए उसके लिए एक रोपवे लगेगी। और रोपवे के साथ साथ ही इन लोगों को जिनको फेस आउट किया जाएगा उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और रिहेबिलिटेशन की जो पॉलिसी उस वक्त जो रिकमेंड की कमेटी ने उसमें 2 पार्ट थे। एक पार्ट तो ये था कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए और उसी के साथ दूसरी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जिसमें किसी ने काम का अपना करना है तो उसको लोन की व्यवस्था थी, एक घर की व्यवस्था थी, शौचालय की व्यवस्था थी, एक ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। वो सारी की सारी 2 कमेटी बनी और एक कमेटी जो थी उसमें हेड उन्होंने डीसी महोदय को बनाया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की रियासी की थी। उसको बनाने के बाद उसको कहा कि ये आप मॉनिटरिंग भी करेंगे और एक महीने की रिपोर्ट डिपकाम साहब को पेश करके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मैं अनफॉर्चुनेट ये हुआ, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये गलत जो पार्ट हुआ उस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पे एक बिल्कुल 0%। मैंने वो अपनी चिट्ठी देके वो गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई आपने किया क्या? कुछ नहीं उन्होंने किया। और नहीं करने का अंजाम से हुआ कि आज वो घोड़े पिट्ठू वाले आप अंदाज़ा लगाएं माता वैष्णो देवी वो स्थली जो है जो 1 करोड़ जातियों को वहाँ पे जाती है और विधानसभा का नाम इससे बदनाम होता है। और जो घोड़े पिट्ठू वाले हैं वो पूरी स्टेट से हैं और स्टेट के होने के नाते 10 जो ज़िले मेरे हैं ख़ास तौर पे वहाँ से बड़ी मकदार से लोग वहाँ पे काम करते हैं। मैं अगर आपको कहूँ बड़ी सीधी सी बात है, घोड़े वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा घोड़ा चलाए, पालकी वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा पालकी चलाए, पिट्ठू वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा पिट्ठू चलाए। उनको रिहेबिलिटेट करने की इंसानियत के तौर पे एक फ़र्ज़ बनता था जो मतलब कि यहाँ की सरकार का बनता था और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। और जो कल का जो प्रदर्शन आपने देखा है जो कटरा में हुआ है उसके पहले भी 14 दिसंबर को हुआ था। उसके फौरी बाद जो मेरी पिछला रिकॉर्ड देखे तो मैंने असेंबली में पिछली बार भी ये कहा था कि इनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है और कम से कम इनको 10 लाख रुपया पर बंदे को देने की ज़रूरत है। और उसी सिलसिले में मैंने एक रेजोल्यूशन आज की इस असेंबली में दिया है कि इस पे बहस हो जाए। रेजोल्यूशन के साथ मुझे मौका मिलेगा तो मैं एडजर्नमेंट मोशन भी दूंगा। एडजर्नमेंट मोशन के साथ मैं जो ये
कल जो मुझे मौका मिलेगा या परसों मिलेगा असेंबली में, मैं इस बात को गवर्नर रेस्ट के ऊपर भी इस बात को उठाऊंगा और सरकार से अपील इस बात की भी करूंगा कि आप रिहेबिलिटेशन पॉलिसी वन से फार एक बार ले आइए और इनको वाह इज्जत आप इनको फेस आउट करिए। तो अभी जो आपने कहा था कि उन्होंने जो एनजीटी ने सिफारिश की थी कि वहाँ पर रोपवे एक तैयार किया जाएगा, तो उसका क्या प्रोसेस है? अभी रोपवे कब तक बनने जा रहा है, क्या कुछ वहाँ पर? बिल्कुल ठीक आपने कहा, 2023 को रोपवे का टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सब एनओसी सरकार से मिल गए। सरकार से मिलने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी कंसेंट जो है वो दे दी, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी अपनी कंसेंट दे दी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कंसेंट दे दी। टेंडर होने के बाद लॉटमेंट हो गई। लॉटमेंट होने के बाद पब्लिक इशू 200 करोड़ रुपए का बिक गया। पब्लिक इशू बिकने के बाद वहाँ पे काम जो है वो चल रहा है। चलने के बाद मतलब कि आज एंड डेट अगर आप कहें, इसकी जो पिछले स्ट्राइक हुई, सारी चीज़ें हुई, तो इसमें लोगों को भी एक चिंता थी कि कटरा का काम कहीं कम ना हो जाए। उस चिंता को देखते हुए एक कंसेंसस बना है कटरा के बीच, जिसमें सब की सब एनजीओ हैं, कटरा के सारे लोग हैं, जिन्होंने इस बात के लिए कहा है कि एक रोपवे और लगे। वो जो रोपवे लगे वो कटरा से ताराकोट के लिए लगे, ताकि कि जो जहाँ पे कस्टमर आएगा, जो पिलग्रम्स आएगा, वो कटरा से भी उसको एक सुविधा हो कि वो ताराकोट में चला जाए। और उसके लिए मैं गवर्नर महोदय को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं आज 3 दिन पहले मिला था इसी सिलसिले में। मिलने के बाद मैंने कहा था, हाई लेवल कमेटी एक गवर्नमेंट ने बनाई थी जहाँ पे, जिसकी तश्कील हुई है, उस कमेटी के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली थी कि आप उसको एक बार कटरा भेजिए, ताकि नए सिरे से वो सारी चीज़ को देख के उसको कंक्लूड कर दे। और मैं धन्यवाद इस बात का देता हूं कि शायद वो कमेटी, आज कमेटी ने जाना था, आज गई नहीं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो कमेटी कटरा में। माता के भक्तों को रोपवे का तोहफा मिल पाएगा? मुझे जो लगता है, जिस किस्म से अब परिस्थितियाँ बदली हैं, परिस्थितियाँ ये बदली हैं कि उनकी मेन डिमांड आ गई है कि आप रोपवे लगाइए। जो घोड़ा पिट्ठू वाले ओनर्स हैं वो सब ये कहते हैं कि रोपवे लगाइए, आप हमें इज्जत से, मतलब कि हमें आप फेस आउट कर दीजिए। तो बड़े सीधी सी बात है। अब एक तो स्टेक होल्डर वो थे, एक कटरा वाले स्टेक होल्डर थे। तो कटरा वाले होटल्स वाले थे, मतलब के बाकी ढाबा वाले थे, कारोबार जो फेडरेटरी थी, उन्होंने ये कह दिया है कि एक रोपवे हमें और चाहिए। एक रोपवे जो कटरा से कैटर करके ताराकोट पे चला जाए, क्योंकि कटरा से जो ताराकोट है वो 3 किलोमीटर बाहर है। तो मुझे लगता है कि हाई लेवल कमेटी जो कल आएगी, जब परसों आएगी, ये मैं अपनी बात वहाँ पे एज ए विधायक वहाँ पे रखूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थोड़े ही दिनों में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की आज शुरुआत हो रही है और कांग्रेस के इरफान अहमद लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोन साहब, किस तरीके से आज जो बजट सेशन शुरुआत हो रहा है, क्या कुछ मुद्दे आपकी तरफ से उठाए जाएंगे और क्या कुछ असेंबली का पूरा रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से? देखिए, अभी आप देख रहे हैं मुल्क में क्या हो रहा है। तानाशाह के साथ मुकाबला है, झूठ के साथ मुकाबला है, एक डिवाइसिव, बाई को बाई से लड़ाने वाली जो राजनीति है उसका मुकाबला है। बहुत ही मुश्किलात है, चैलेंजेस है। आप बात पूछते हैं, आपके पीछे ईडी, सीबीआई, उनको लगाया जाता है। बहुत अत्याचार हो रहा है, झूठ की राजनीति है। और आप मालूम है आपको कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम इसके वर्स्ट विक्टिम हैं। इस तानाशाह, इन झूठे लोगों ने जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, जब देश कांग्रेस के साथ साथ अंग्रेज़ों को भगाने, मुल्क की आज़ादी के साथ के लिए लड़ रहे थे, ये लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। और आज हम चाहेंगे कि इस ऐवान में जो जम्मू कश्मीर के हुकूक है, जिसको भाजपा ने छीना, एक ऐतिहासिक रियासत को यूटी बनाया, हमारे ज़मीन, हमारी नौकरी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो फेडरलिज्म में पॉसिबल है, उसके लिए हम फाइट करेंगे पीसफुली। और जो वोट चोरी हो रही है, जमहूरियत पे हमला, संविधान पे हमला, हम इस तानाशाह ऐसी सोच के विरोध में इस असेंबली में भी बात करेंगे और इसके बाहर भी बात करेंगे। यहाँ के डेलीवेजर्स, यहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एसडीएफ, कैजुअल लेबर्स, डेलीवेजर्स और ऐसे बहुत सारे सिमिलरली सिचुएटेड लोग जो है, उनको राहत मिले। उनकी राहत के लिए, रेगुलराइजेशन के लिए, या जो भी पॉसिबल राहत हो, उसके लिए सरकार काम करे। इस मुद्दे को हम ज़ोर शोर से, और हॉर्टिकल्चर, टूरिज़म और उसके साथ साथ बिजली और जो गैस सिलेंडर का वादा किया गया था, हम चाहेंगे उस बात को भी हम
एक आपको लगता है कि संजीदगी के बिजली को साथ लेकर इस जो वादे ऐवान किए गए थे अभी तक सरकार उस वादों पर खरी उतर पाई है? हम कोशिश करेंगे कि अभी है समय, ये सरकार उन वादों पे लोग अवाम के तवक्कात पे खरी उतर पाए और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये सरकार को याद दिलाएंगे। साहब, अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर एक नया जो है एजुटेशन जम्मू में खड़ा हो रहा है। जम्मू के जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी नेशनल खुल रही है तो जम्मू में भी खुलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का बिल्कुल स्टैंड है कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ पॉलिटिकिंग ये लोग कर रहे हैं, इस पे इनकी राजनीति इसी पे है। हम चाहेंगे जम्मू कश्मीर हमेशा जैसे एम्स आए 2 आए, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो 2-2 आए, हम चाहेंगे एक और मिले, जम्मू को भी और कश्मीर को भी, दोनों जगहों पर मिले। क्यों बांटेंगे हम? वी आर वन, यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर। और जो हमें इन मुद्दों पे तकसीम करना चाहते हैं, हम उनको याद दिलाना चाहेंगे कि वो इसमें नाकामयाब होंगे। अच्छी बात है, और एक दे दीजिए, एक अच्छी डिमांड है, एक अच्छी चीज़ के लिए डिमांड है, इसलिए हम चाहेंगे कि जम्मू में भी मिले और कश्मीर में भी मिले। धन्यवाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से मैच खेलने से मना कर दिया है भारतीय क्रिकेट टीम से, जो T20 वर्ल्ड कप शुरुआत होने जा रही है। देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा, इस पे हमारे पार्टी के जो ऑफिशियल स्टैंड होगा, आपका पर्सनल सुनिए, स्टैंड मैं प्रवक्ता बात करेंगे। हम समझते हैं यहाँ पर कि हमारे जो मुद्दे हैं वो इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो हमारे अपने यहाँ पर जैसे स्टेट की बहाली है, हमारे हुकूकों की बात है, वोट चोरी हो रही है, जमहूरियत को बचाना है। हमारी प्राथमिकता मैं समझता हूँ उन मुद्दों पे। आज कोई बड़ा मुद्दा नहीं, मैच तो है बड़ा मुद्दा है, उस पे हम यही कहेंगे कि हमारी जो पार्टी का स्टैंड है उस पे प्रवक्ता जो है उनको वो उस पे बात करेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान के खेल विभाग ने ये कहा है, क्रिकेट एसोसिएशन ने ये कहा है कि आने वाला जो आगामी T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें वो पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा। किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान के? मैं तो कुछ लोगों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उसी तरह कुछ तुच्छ से देश हैं। अगर बजट सेशन और सेशन का आगाज़ हम कर रहे हैं, हम बजरंग बली और माँ बावे वाली माँ वैष्णो देवी के चरणों में नमन करके करते हैं कि हम लोगों की समस्या लेकर यहाँ आए हैं। आपने जिस मुल्क की बात की, उसका जितना हम नाम लेंगे उसको TRP मिलेगी। तो पाकिस्तान अगर मना करता है तो यार वो दूसरा खेल तो खेल ही जा रहा है हमारे साथ। आतंकवाद का खेल वो लगातार खेल रहा है, वो उसी में माहिर है। बाकी क्रिकेट में भारतीय सेना का, भारतीय क्रिकेट टीम का कोई सानी नहीं है और मुझे लगता है उनको ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। वो ना खेलें तो उनको और कोई काम तो है नहीं। आपको लगता है कि जिस तरीके का इतिहास रहा है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच में एक भी मैच पाकिस्तान जीत नहीं पाया, इस बात को भी डर जो है उनको कहीं ना कहीं लग रहा है वो आगे भी नहीं जीतेगा। हमारी भारतीय टीम जो है बेहतरीन है, उसमें समन्वय है, सीनियर्स जूनियर्स, जोश और साहस और एक्सपीरियंस का, और मुझे लगता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। आने वाले दिनों में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और पाकिस्तान ना खेले तो बेहतर है। सतीश जी, NLU को लेकर बहुत विवाद जो है वो जम्मू में चल रहा है। जम्मू के छात्र जो है उनका कहना है कि अगर कश्मीर में NLU खुल रहा है तो जम्मू में भी एक NLU जो है वो, हमें अगर लड़ाई लड़नी है, हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख वर्सेस रेस्ट ऑफ द पीपल होनी चाहिए। ये जम्मू वर्सेस कश्मीर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। IIM IIT खुले, अगर हर चीज़ 2 खुल रही है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने, तो मैं अपनी अब आपको बात बताता हूँ। मुझे पूछा गया कि IT पार्क जो लगभग 450-500 करोड़ के हैं, उन्होंने बोला जम्मू में खुल गया। मैं जनाब बिल्कुल नगरोटा में खोलने जा रहे हैं। उसी तरह बड़गाम या पामपोर में हम खोलने जा रहे हैं। हर चीज़ 2 है। ATS मैंने खोला, पहले मुझे पूछते हैं मेरे कायदे कारवां मेरे चीफ मिनिस्टर की, सतीश जम्मू में कब उद्घाटन है? मैं साथ है। इनलैंड वाटरवेज का 900 करोड़ का MOU हुआ, बराबर दोनों एरियाज़ में हुआ। ये जो छोटे राजनीतिज्ञ हैं जिनका कोई ना तो महत्व है ना कोई औचित्य है जिनके बारे में बात करने का, वो ये इश्यूज़ बनाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको खाम दे आर कन्फ्यूजिंग देम बिकॉज दे कैन नॉट कन्विंस द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं, वो तो मुद्दे नॉन इश्यूज़ को इशू बनाना भारतीय जनता पार्टी को आता है और वो यही कर सकते हैं। दे कैन नॉट कन्विंस अस। हमें देना है तो हमें यहाँ पर हमारे महाराज हरि सिंह महाराज, गुलाब सिंह महाराज, रंजीत सिंह की स्टेट वापस दो, वो मुद्दा है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की आज शुरुआत हो रही है और इस पर बातचीत करने के लिए नेता विपक्ष सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, किस तरीके से पूरा ये बजट सेशन जो है, क्या कुछ बड़े मुद्दे जो डॉक्यूमेंट सरकार का जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पढ़ा, जो सरकार की नीतियों को, जो सरकार के विजन को, जो सरकार के रोड मैप को रिफ्लेक्ट करता है, इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये डिसअपॉइंट करता है जम्मू कश्मीर के लोगों को। किसी भी सेक्शन के लिए कोई विशेष यहाँ पे दिखा नहीं है। मैं अचंभित तब रह गया जिन
अनएम्प्लॉयड लोगों के नाम पे इन्होंने वोट लिया था, चुनाव लड़ा था, उस अनएम्प्लॉयड तबके को, उनके सपनों को इन्होंने तार तार किया। कोई भी रोजगार रिलेटेड कोई इन्होंने इसमें अपनी योजना नहीं बताई है। मैं अचंभित तब रह गया जब मुख्यमंत्री साहब की अपनी कमिटमेंट 200 यूनिट फ्री बिजली की बात उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना पर रख दी है। तो कहाँ पे इस सरकार की कोई पॉलिसी, कोई विजन, कोई रोड मैप है? मुझे लगता है डिसअपॉइंट करता है। केवल भारत सरकार की जो योजनाएं यहाँ पे चल रही है उन्हीं का बखान है। इसके अतिरिक्त यहाँ की सरकार ने किसी भी वर्ग के लिए एनएलयू को लेकर आप कल एनएलयू के लिए डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी लेके रहेगी। एनएलयू एक देनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, यहाँ का बच्चा कश्मीर में जाके नहीं पढ़ सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शिफ्ट करो, हमें कहते हैं कि भारत के राजपत्र का सेक्शन 3 आपको अलाउ करता है कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आप खोल सकते हैं, आप खोलिए। अगर आपको दिक्कत आती है पैसे की, फंडिंग की, भूमि की, उसके लिए हम भी आपको प्रयास करके लाके देंगे। आप एक और यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे खोलनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल इसके लिए अंदर भी लड़ेगा, बाहर भी लड़ेगा और यूनिवर्सिटी लेके रहेगा। आखिरी सवाल की, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वो भारत के साथ आने वाले T20 कहा कि हम भी कौन से बाहें फैलाए के बैठे थे। जो देश दोहरे चरित्र का हो, जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री हो, जो देश अलगाववाद की फैक्ट्री हो, जब उसे पता चला कि भारत अंदर घुस के इस फैक्ट्री को ख़त्म करेगा, तब उसे समझ आ गया। इसलिए हमने भी यहाँ से कोई उनके लिए कोई वो पलके नहीं बिछाई बैठी थी कि आप आइए। हमारे साथ इस समय पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान परा साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अभी बायकॉट किया है T20 वर्ल्ड कप भारत के साथ ना खेलने को लेकर, किस तरीके से देखते हैं आप? ये खेल की जीत होनी चाहिए और स्पोर्ट्समैनशिप की जीत होनी चाहिए। गर्ज ये है कि ऐसे मैच से, टूर्नामेंट से दो मुल्क नज़दीक आए, नफरत कम हो, और ये एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन है। दे शुड रिकंसिडर इट एंड गिव द आइडिया ऑफ स्पोर्ट्स अलाइव एंड ऑल्सो हेल्प that the division and divide between two nations should decrease because of sports. कोशिश ये है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर भी एक जम्मू के अंदर लगातार एजिटेशन जो है वो शुरू हुई है और ये कहा जा रहा है कि अगर कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोल रही है तो एक जम्मू में भी खोलनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ बंद कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बंद कर रहे हैं, लॉ यूनिवर्सिटी खोल के क्या करेंगे? मुझे बताया, जब हिंदू मुसलमान करना है, जब आपने मुसलमान बच्चों को यहाँ से निकाला, एक कॉलेज को बंद किया, तो आप नई यूनिवर्सिटी का क्या करेंगे? दे शुड फर्स्ट ओपन अप माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी वंस अगेन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ओवरऑल अगर बजट सेशन की जो शुरुआत हुई है, क्या कुछ मुद्दे जो हैं इस बार बजट सेशन में पीडीपी की तरफ से रेज कर? नौजवानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मसले हैं, डेली वेजेस के मसले हैं, और अबाउट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुक्रिया। साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया, देखिए, आज असेंबली का दिन है, आज बजट का दिन है, बहुत क्रूशियल दिन होता है ये। तो लेट अस टॉक ऑन द बजट ओनली। थैंक यू। लेकिन एक बड़ा इशू है दो देशों के बीच में। बिल्कुल इशू है। देयर आर मेनी कंटेंशियस इश्यूज आल्सो बिटवीन द टू कंट्रीज। इट इज नॉट ओनली द टू कंट्रीज। यहाँ पे आप देखेंगे सार्क कंट्रीज में कितने इश्यूज हैं। मेरे ख्याल में वो भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। बट आज चूंकि बजट का दिन है, तो आज ज़्यादा बजट पे ही बात करें तो ठीक रहेगा। देखिए, यहाँ या वहाँ या कहीं पर भी, यहाँ वहाँ या कहीं पर भी पॉलिटिक्स को ड्रैग नहीं, स्पोर्ट्स को ड्रैग नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स में। जो पॉलिटिकल डिफरेंस अपार्ट, आपके पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आपके अलग अलग ख्यालात होते हैं, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स, जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, लिटरेचर का ताल्लुक है, कल्चर का ताल्लुक है, इसको नहीं ड्रैग करना चाहिए इसमें जो हमारे पॉलिटिकल जो भी इश्यूज़ हैं। तो इसलिए जब उस बैकग्राउंड में हम देखें तो ये जो बाइकआउट वगैरह की बात है, सही बात नहीं है। एक अवसर देना चाहिए ताकि देखें, ये जो स्पोर्ट्स या कल्चर है, बाकी ये सिर्फ उस वक्त की पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं है, ये एक वर्षा होता है, ये एक यूनिवर्सल बात होती है। इसी वजह से जब बार बार हम कहते हैं कि हम देखिए यूनिवर्सल, हम दुनिया जो इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं, ओलंपिक्स करते हैं, एशियन करते हैं, वो क्यों करते हैं? उसमें ये आना नहीं चाहिए। और ये बात भी जब आपको जो भी बात करें कि बाइकआउट की बात हो, बाइकआउट की बात हो ही नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स को आगे देना जाना चाहिए। सो इस व्हेन वी सी इन दैट बैकग्राउंड, तो ये जो उन्होंने कहा बाइकआउट की, ये सही बात है, इससे बात नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है, देखिए, अब वो कैसे रिएक्ट करके, मैं कहता हूँ कि हर एक बाइकआउट जो स्पोर्ट्स में कोई भी बाइकआउट की हुई, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, मेरी इंडिविजुअल ओपिनियन है कि स्पोर्ट्स को, कल्चर को, लिटरेचर को, बाकी को पॉलिटिक्स में ड्रैग नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स से अलग चीज़ है, आपकी डिफरेंस है। आज आप दोस्त हैं,
आज आपकी आपके आपस में आपका सही ताल्लुकात नहीं है, कल सही ताल्लुकात होंगे। सो वी शुड नॉट डिप्राइव आई मीन दिस स्पोर्ट्स, जो हमारे स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं खिलाड़ियों को हमें डिप्राइव नहीं करना चाहिए अवसर से। वो खेलेंगे जो, क्योंकि ये सारे ह्यूमैनिटी का है ही होता है। अगर कहीं पर भी कोई आप रिकॉर्ड करेंगे, कायम करेंगे, तो इस सारी ह्यूमैनिटी इसको मानती है। एनएलयू को लेकर एक नया एजुकेशन जम्मू में खड़ा हो रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि उमर साहब ने बड़गांव इलेक्शन से पहले बड़गांव में खोलने की बात कही थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में खुल रही है तो जम्मू में भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। देखिए, एजुकेशन इश्यूज के हवाले से भी कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बात यह कि यहाँ पर जो जहाँ पर भी सूटेबल हो, कई एक इंस्टीट्यूशन जम्मू में बन गई, कई एक इंस्टीट्यूशन कश्मीर में बन गई, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको भी हमें पॉलिटिकल मुदाना चाहिए। किसी भी पार्टी को पॉलिटिकल मुदाना नहीं बनना चाहिए और इसकी आड़ में इसको लेकर नौजवानों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए और इसकी आड़ में फिर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर भी सूटेबल एक इंस्टीट्यूशन, तो ये कोई एक इंस्टीट्यूशन जो लगे कि जम्मू में होना चाहिए या कोई इंस्टीट्यूशन कश्मीर में होना चाहिए, मुझे लगता है इकट्ठे करके। हमारी 9 यूनिवर्सिटियाँ थी जो 5 अगस्त 2019 को हमारा स्टेट लिया गया, तब उस वक्त हमारा जो सोशल इंडाइसिस थे उसमें हम सारे मुल्क में आगे सबसे आगे थे। तो इसमें मुझे लगता है इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए और नौजवानों को हमें जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हमें ड्रैग नहीं करना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो अगर कश्मीर में खुल रही तो जम्मू में खुलनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, क्या आप नेशनल यूनिवर्सिटी की बात है, क्या आपको अगर कहा तो अभी पीर पंचाल से भी कहेंगे, चुनाव से भी कहेंगे, लेकिन बात यह कि कहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं उसका रीच क्या होगा, उसका स्वीप क्या होगा और कहाँ पर हिसाब से मुनासिब होगा, वहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है इस चीज़ को जो लोग इसकी बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि जम्मू को डिसम्पावर करने में तो ज़्यादा हाथ उन्हीं का है। क्योंकि ये जब हम कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी जो महाराजा का दिया हुआ हक था, ज़मीन हमारी, नौकरी हमारी, मुलाजमत हमारी, तो कहाँ कैसे ली गई, किस लिए उस वक्त कोई बात होगी? बीजेपी का यही कहना है कि सिक्योरिटी पर्पस से देख लें, चाहे आप सिक्योरिटी अगर वो मौसम के हिसाब से देख लें तो जम्मू ज़्यादा फिजिबल है। देखिए, अगर आप सिक्योरिटी हिसाब से देखें तो फिर आपको ये बिलाई करता है, आपका कंट्रैक्ट करता है, आपका ये चीज़ के सब नॉर्मल है। हम सारे मुल्क को, सारी जो हमारी जनता है, देश की जनता है, बाकी हम कहते हैं कि इस वक्त हम पूरी नॉर्मल सी हैं। अब देखिए, एम्स वहाँ है, एम्स वहाँ भी है, तो यहाँ पर नॉर्मल सी क्या बात हुई, सिक्योरिटी की क्या बात आई? तो सब एक ही है बात है। दो अगर एनएलयू नहीं, वो तो दिया, वो अगर परमिट करे वो तो गवर्नमेंट, देखिए उसके लिए रिसोर्स मोबिलाइज होनी चाहिए ना। जैसे हमने कहा था, जैसे पिछली बार आपने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, हमने कहा नहीं 2 होनी चाहिए। इस तरह वो जो जिनको फैसला करना है वो तो फैसला करेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी होगी तो उसमें मतलब ये रिसोर्स की बात होती है, मोबिलाइजेशन की बात होती है। अगर आप इदारा बनाते हैं तो इदारे के लिए आपको रिसोर्स मोबिलाइज करनी है। तो मुझे लगता है मूल मंत्र ये है कि इस पर सियासत होनी नहीं चाहिए।